Hello friends, you are watching गिटार YouTube ट्यूटोरियल संगीतार मंत्रा और मैं विजय कुमार आप सबों का दोस्त आपके लिए लेकर आया हूँ नया लेसन। जैसा कि आप सभी मेरे पुराने लेसन्स को देखें और सराहे हैं, उसी प्रकार मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले सारे लेसन्स आपको लाभप्रद लगेंगे और आप इससे ज़रूर सीख पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ में मैं आपके लिए नया लेसन लेकर आया हूँ। आपका प्यार मेरे साथ बना रहे और इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए लेसन्स की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आइए देखते हैं आज के लेसन में आपके लिए क्या है। आज हम बात करने जा रहे हैं गिटार के द्वारा जब भी हम कोई धुन बजाते हैं, गीत बजाते हैं या कोई म्यूज़िक कंपोज करते हैं, तो उसके लिए उन नोट्स को जानना ज़रूरी होता है। हमने पहले सीखा है कि किस प्रकार से स्वर होते हैं, कितने तरह के स्वर होते हैं और गिटार में उनका पोजीशन क्या होता है। मैंने आपको बताया है फिंगर्स एक्सरसाइज, जिससे आप अपनी उंगलियों को फ्री कर पाएंगे, मुक्त कर पाएंगे और आसानी से आप गिटार बजा पाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि समय के साथ गिटार को किस तरह से बजाया जाता है। आज पहला जो हिस्सा है इस वीडियो का वो है थ्योरेटिकल, जिसमें मैं आपको नोट्स के बारे में बताऊंगा। नोट्स यानी कि आप किस प्रकार से गिटार के धुनों को अपनी कॉपी पर अंकित कर पाएंगे। आप जब गिटार के धुनों को कॉपी पे अंकित करना सीखते हैं तो उसके साथ साथ आपका लय और ताल मजबूत होता जाता है। साथ ही गिटार में धुन को अच्छे से कंपोज करने के लिए जिन बारीकियों की आवश्यकता होती है, उन बारीकियों को भी आप सीख पाएंगे। तो आइए मैं आप लोगों को वो सारे नोट्स लिखना सिखाता हूँ। साथ में कहाँ पर गिटार बजेगा, कहाँ पर गिटार को नहीं बजाना है, कितने समय का अंतराल होना चाहिए एक धुन और दो धुन के बीच, हम अस्थाई कब बजाते हैं, हम अंतरा कब बजाते हैं, ये सभी चीज़ हम लोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे। गिटार में क्लेफ किसको बोलते हैं, जी क्लेफ और सी क्लेफ हम लोग सीखते हैं। साथ में हम लोग सीखेंगे बास क्लेफ क्या होता है। तो देखते हैं नोट्स के माध्यम से कि किस प्रकार से इन नोट्स को हम लिखेंगे और गिटार में उसका उपयोग करेंगे। तो मेरे साथ बने रहें। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि गिटार फिंगर बोर्ड चार्ट को आप लोग ज़रूर ड्रॉ कर लें, बना लें और इसे बनाकर अपने टेबल पर ज़रूर रखें जहाँ पर आप गिटार बजाना सीखते हैं। इसे वॉल पर भी आप लगा कर रख सकते हैं। आप इन नोट्स को आसानी से पहचान सकें, इसलिए आवश्यक है कि आप इसको अपने नज़र के सामने रखें और जब भी समय मिले इसका अभ्यास आप गिटार पर कर लें। यहाँ पर मैं आपको गिटार की सभी नोट्स को बताता चलता हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 6 स्ट्रिंग से फर्स्ट स्ट्रिंग की तरफ नोट्स लिखे गए हैं। ये क्यों लिखा जाता है ऐसा, इस पर भी मैं बात करूँगा कुछ देर के बाद। अभी हम लोग यहाँ जो चर्चा करेंगे, ये फर्स्ट 6 स्ट्रिंग है और ये फर्स्ट स्ट्रिंग है।
6 और 1 के बीच नोट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रेट, आप यहाँ लाइन वाइज आप फ्रेट्स को समझ सकते हैं। यहाँ आप ये देख रहे हैं, ये फर्स्ट फ्रेट के लिए है, ये सेकंड फ्रेट के लिए है, ये थर्ड फ्रेट के लिए है, ये फोर्थ फ्रेट के लिए है, ये फिफ्थ फ्रेट के लिए है और ये फिर सिक्स्थ फ्रेट के लिए। आप नोट्स ऐसे आप देखेंगे ऊपर से नीचे, ये फ्रेट्स बता रहा है और लेफ़्ट टू राइट आप जो देख रहे हैं ये स्ट्रिंग को निर्दिष्ट करता है। स्ट्रिंग जो है छठे से पहले की तरफ, छठा जो स्ट्रिंग होता है ये हमेशा बेस कहलाता है। यहाँ पर ये 4 तक 6, 5 और 4 ये 3 स्ट्रिंग बेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और 3, 2 और 1 जो है लीड के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये हाई पिच नोट्स को इंडिकेट करता है और ये 3 लो पिच के लिए इंडिकेट करता है। अब नोट्स हम देख लें बारी बारी करके। मैं इन नोट्स को गिटार के बोर्ड पर भी दिखा दूंगा। फर्स्ट नोट ई, ये गिटार में ओपन पोजीशन पर होता है। जो इसके पहले जो मैंने बोर्ड बनाकर दिखाया था आपको, गिटार बोर्ड, उस पे आप देखेंगे कि ओपन पोजीशन यानी नट पोजीशन जिसको बोलते हैं, वहाँ पर फर्स्ट 6th स्ट्रिंग पर फर्स्ट नोट जो होता है ओपन होता है, उसको हम लोग ई बोलते हैं, ई नोट। देन ए, फिर डी, फिर जी, फिर बी और फिर ई। पहला स्ट्रिंग और छठा स्ट्रिंग दोनों ही ई नोट को बताता है। अंतर इसमें है कि ये ई नोट हाई पिच पर होगा और ये ई नोट लो पिच पर होगा। दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साउंड आपको यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन धुन या स्वर एक ही होता है। इसके बाद दूसरे फ्रेट पर हम लोग जब आते हैं तो वहाँ पर 6 स्ट्रिंग में सेकंड फ्रेट पर एफ होता है। जैसा आप जानते हैं कि ई का कोई शार्प नहीं होता है, इसीलिए ई के बाद का नोट एफ होता है। पांचवें स्ट्रिंग पर ए शार्प होगा, क्योंकि उसके पहले ए था, ए के बाद ए शार्प, या उसको हम लोग बोल सकते हैं बी फ्लैट। ए शार्प और बी फ्लैट को एक ही जैसे डिनोट करते हैं। अंतर होता है, शार्प का नोट ऐसे लिखते हैं पहले और फ्लैट में बी के जैसा लिखते हैं। फोर्थ स्ट्रिंग में डी शार्प होता है या ई फ्लैट। उसके बाद जी, थर्ड स्ट्रिंग होता है जी शार्प या ए फ्लैट बोलते हैं। जब भी कोई नोट शार्प हम बोलते हैं तो उसका फ्लैट भी हो सकता है। अब यहाँ बी बोल रहे हैं, बी के बाद सी होता है। आपको मालूम है होना चाहिए कि बी का भी कोई शार्प नहीं होता है, इसीलिए सी, बी के बाद का नोट सी होता है। वैसे ही ई के बाद फिर एफ होता है, ये फर्स्ट स्ट्रिंग पे। हम फिर आगे देखेंगे 6 स्ट्रिंग पर जो थर्ड फ्रेट होता है, थर्ड फ्रेट पे हम लोग एफ शार्प देखते हैं, जी शार्प या जी फ्लैट बोलते हैं, एफ शार्प और जी फ्लैट। फिफ्थ स्ट्रिंग में ए शार्प के बाद बी, बी फ्लैट है, बी फ्लैट के बाद बी। डी के लिए डी शार्प या ई फ्लैट बोलते हैं, ई फ्लैट के बाद ई। इसके बाद जी शार्प के बाद ए, सी के बाद सी शार्प या डी फ्लैट, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग में एफ शार्प या जी फ्लैट। फोर्थ फ्रेट पे जब हम आते हैं
तो 6th स्ट्रिंग पर 4th फ्रेट में जी होता है, सॉरी ये 3rd फ्रेट होता है। ये ओपन 1st फ्रेट, 2nd फ्रेट एंड 3rd फ्रेट। तो 3rd फ्रेट पर जी नोट, एफ शार्प के बाद जी। ए के लिए, स्ट्रिंग ए के लिए या 5th स्ट्रिंग पर बी के बाद सी नोट। बी का कोई शार्प नहीं होता इसलिए सी। ए के बाद हम यहाँ 4th स्ट्रिंग पर देखेंगे ई के बाद क्या होता है, एफ। एफ की पहले का नोट ई का कोई शार्प नहीं होता है। उसी तरह से फिर 3rd स्ट्रिंग पर ए के बाद ए शार्प या बी फ्लैट। फिर 2nd स्ट्रिंग पर सी शार्प या डी फ्लैट के बाद डी। 1st स्ट्रिंग में हम लोग एफ शार्प और जी फ्लैट देखे थे, उसके बाद का नोट जी होता है। पहले एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि हम फिंगर बोर्ड पर 5 फ्रेट तक हम लोग देखते हैं, तो ये था 3rd फ्रेट। ई स्ट्रिंग पर 4था फ्रेट आपका है जी के बाद जी शार्प या ए फ्लैट। फिर 5वां फ्रेट जो होता है वो ए नोट को डिनोट करता है। तो कुल मिलाकर 1st स्ट्रिंग में 5 फ्रेट हम देखेंगे। बी स्ट्रिंग में या 2nd स्ट्रिंग में हम लोग 3 फ्रेट तक जाएंगे। ई में भी 3 फ्रेट तक जाएंगे। फिर आपका 4th है, 4th स्ट्रिंग यानी डी। डी पर भी हम लोग 3 फ्रेट तक जाएंगे। ए में भी हम लोग 3 फ्रेट तक जाएंगे। और जी या लास्ट जो है एफ 6th जो स्ट्रिंग है उसमें भी हम लोग 3rd फ्रेट तक जाएंगे। इससे एक कॉम्बिनेशन तैयार होता है नेचुरल नोट्स का और शार्प नोट्स का। जैसा मैंने पहले कहा था कि 12 नोट्स होते हैं। 12 नोट्स के बाद 13th नोट जो होता है वो सेम रिप्रेजेंट करता है, सेम नोट को रिप्रेजेंट करता है। 12 में 7 शुद्ध होते हैं और 5 विकृत होते हैं। ये हमें पहले चर्चा कर लिया है। तो इस बोर्ड चार्ट को आप पूरी तरह से अच्छे से आत्मसात कर लें और इसको अपने गिटार प्ले करने वाले रूम में किसी टेबल पर या किसी वॉल पर हमेशा बनाए रखें, ताकि हर समय जब भी ज़रूरत पड़े आप इसको देख सकें और पर्टिकुलर नोट को पहचान सकें। हम देखते हैं कि इन नोट्स को किस प्रकार अंकित करते हैं। अंकित करने के लिए मैं इधर आपको कुछ बता देता हूँ। आपको नोट्स को हमेशा एक ओवल शेप में लिखना है। इस शेप में इसको लिखा जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपका ओवल शेप में आपको नोट्स को ऐसे लिखना है। ये नोट का वैल्यू होता है 4, यानी ये एक बार बजेगा और 4 बार काउंट होगा। एक में हिट होता है 2, 3, 4, ये खाली चला जाता है। मैं इसे खाली के लिए ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये नोट आपका बजेगा, 2, 3, 4 खाली जाता है। ये नोट हेड कहलाता है और नोट हेड का पोजीशन ही मायने रखता है। नोट हेड का पोजीशन लाइन पर, इन ये जो लाइंस आप देख रहे हैं, इन लाइंस पर उसको प्लेस करना होता है। नोट हेड 2 तरह से लिखते हैं। एक ओवल हो गया, इस प्रकार से ओवल आप देख पा रहे हैं। ओवल है। अब इसके बाद एक और लिखा जाता है ओवल शेप में ही,
इसको पूरी तरह से कलर कर दिया जाता है तो ये ओवल शेप होता है। ये हेड को पूरी तरह से कलर करते हैं, इसका वैल्यू इसके अकॉर्डिंगली चलता है। अगर आप इसके बाद का नोट देखें, ये एक नोट पर है यानी इसका वैल्यू होता है 1। अगर यहाँ पर इसके साथ एक लाइन खींच दिया जाए, ये 4 और ये 1। एक और हेड हम लोग देख लेते हैं, ये खाली है और इस पर अगर लाइन खींचा हुआ है इस तरह से, जैसे उस दिन मैंने बताया था, इस लाइन को क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं, स्टेम। तो स्टेम में अगर इस तरह से हॉलो ओवल शेप अगर रहता है, हेड रहता है हॉलो हेड, तो इसका वैल्यू होता है 2। यानी 1 2 3 4, इसमें 2 खाली जाएगा और 4 खाली जाएगा, 1 पर बजेगा और 3 पर बजेगा। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये 2 पोजीशन पर इसका साउंड आता है। 4/4 बीट अगर हम बात करते हैं, 4/4 पर, ये 4/4 बीट है, तो 4 बीट पर 1 बजेगा और 3 काउंट होगा, तो ये होता है, इसको हम बोलते हैं सेमी ब्रेव। अगर 4/4 पर 2 बार बजता है तो 1 और 3 पर बजेगा, इसको हम लोग बोलते हैं मिनिम और इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉचेट। तो आप पहले इन नोट्स के बारे में मैंने बता रखा है, आप मेरे प्रीवियस लेसन्स को ज़रूर देखें। आइए अब इन हेड्स को किस जगह पर प्लेस करते हैं वो दिखाते हैं। ये है हमारा जो नोट्स हम लोग लिखते हैं, वो नोट लाइन हम इसको बोल सकते हैं। नोट लाइंस का पोजीशन, जो हेड्स लिखने के जो पोजीशन होते हैं, वो 2 पोजीशन होता है। अगर हेड्स को इन स्पेसेस में लिखा जाता है, खाली जगहों पर, इन खाली जगहों पर लिखा जाता है, तो इसको स्पेस बोलते हैं। इन जगहों को हम लोग स्पेस बोलते हैं। और अगर इन नोट्स को हम लोग लाइन पर लिखते हैं, इन लाइंस पर हम लोग हेड्स को लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है F, फिर ये है A, फिर ये है C और फिर ये है E, फेस। इस पर अगर हम लोग बात करें तो ये है E, इसके बाद G, इसके बाद B, उसके बाद D और फिर F। लाइन पर हम लोग इन नोट्स को अंकित करते हैं और स्पेसेस में F, A, C, E इसको करते हैं। कहीं कहीं आप लाइन के नीचे यहाँ पर नोट देखेंगे, इस नोट को D बोला जाता है और कभी कभी इस पोजीशन में यानी ऊपर की तरफ भी देखने को मिलता है। इस नोट को हम लोग G बोलते हैं। इस प्रकार से जो डिफरेंस आप देख रहे हैं, उसी डिफरेंस में ये नोट्स को भी अंकित किया जाता है। लाइन पर मुख्यतः E, G, B, D, F ये नोट होते हैं और स्पेसेस में F, A, C, E होते हैं। उसके बाद साथ में D और G होते हैं। ये हेड्स हैं और हेड के पोजीशंस को हम लोग इसी तरह से लिखते हैं। हेड के पोजीशन के साथ में हम लाइन को ड्रॉ करते हैं।
तो लाइन जो स्टेम होता है वो कभी ऊपर और कभी नीचे होता है, लेकिन कब ऊपर और कब हम नीचे लिखेंगे ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अभी यहाँ नोट हमारा नीचे की तरफ है, ये क्लेफ के ऊपर डिपेंड करता है। क्लेफ मैं अभी कुछ ही देर में डिस्कस करूँगा। एफ है तो यहाँ पर हम ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ए में भी ऊपर से नीचे ड्रॉ करेंगे। यहाँ सी है, इसको हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं, या ई के लिए भी नीचे से। जी है, डी है तो डी को ऊपर से नीचे, और अगर जी है तो जी को नीचे से ऊपर। ऐसे हम लोग हेड्स के साथ में स्टेम लगाते हैं। ये इन नोट्स में भी ऐसे ही लगेगी। तो आप इस तरह से नोट्स को लिखना सीखेंगे। फिंगर बोर्ड मैंने बताया है, उसी के आधार पर आप इन नोट्स को अपनी कॉपियों में लिखेंगे। एक और बात मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, जो नोट्स ऊपर के लाइन में देखने को मिलते हैं, जो भी नोट्स ऊपर की लाइन में देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने यहाँ क्रॉचेट में आप लोगों को दिया था, ये सारे नोट्स ऊपर हैं, ये सारे नोट्स ऊपर हैं, ये सारे नोट्स जो है हाई पिच नोट होते हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग पे बजते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग पर बजने वाले नोट्स को हम लोग ऊपर के लाइन पर दिखाते हैं, और जो सिक्स स्ट्रिंग के नोट्स होते हैं उनको नीचे की लाइन पर हम लोग दिखाते हैं। इस लाइन के नीचे या इस लाइन के ऊपर जो नोट्स होते हैं वो सिक्स स्ट्रिंग पर होते हैं। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अभी हम लोग बात करते हैं क्लेफ के बारे में, ट्रेबल एंड बास क्लेफ। ट्रेबल और बास क्लेफ कहाँ लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ट्रेबल एंड बास क्लेफ्स। ट्रेबल क्लेफ्स किसको बोलते हैं? अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो साइन है, इसी साइन को हम लोग ट्रेबल क्लेफ कहते हैं। ट्रेबल क्लेफ बोले या फिर जी क्लेफ। जी क्लेफ को हम लोग हमेशा जी पोजीशन को दिखाते हैं। ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन है जी का पोजीशन, और इसी पोजीशन को हम लोग निर्दिष्ट करने के लिए हम लोग दिखाते हैं इस तरह से। हम लोग इस नोट को दिखाते हैं। ये नोट है जी क्लेफ। जी क्लेफ दूसरा जो नोट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बास क्लेफ। बास क्लेफ को हम लोग यहाँ डिनोट करते हैं। आप कुछ उल्टा सी बोल सकते हैं, उल्टा सी। इस तरह से अगर नोट है तो इसको हम लोग बोलते हैं बास क्लेफ। यहाँ पर दो डॉट भी होते हैं। अगर कहीं आपको देखने को मिले इस तरह का नोट, तो इस नोट को हम लोग बोलते हैं बास क्लेफ, और इस नोट को हम लोग बोलते हैं ट्रेबल क्लेफ या जी क्लेफ। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इसको जी क्लेफ, और इसको हम लोग लिखते हैं बास क्लेफ। तो इन दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क होता है कि जो बास क्लेफ होता है इसको हम लोग
मिडिल सी के लेफ्ट साइड में डिनोट करते हैं और ट्रेबल क्लेफ को मिडिल सी के राइट फेस पर इंडिकेट करते हैं। आप लोग जानते हैं कि 3 तरह के सप्तक होते हैं या ऑक्टेव्स हम बोल सकते हैं। म्यूजिकल नोटेशन का 3 ऑक्टेव्स मुख्यतः होते हैं। हिंदी में हम उसको बोलते हैं मंद्र, मध्य और तार सप्तक। मंद्र, मध्य और तार सप्तक। मंद्र में बेस यानी बास बजता है। जितने भी नोट्स हैं 6th स्ट्रिंग, 5th स्ट्रिंग और 4th स्ट्रिंग में जो नोट्स होते हैं वो बाज नोट्स कहलाते हैं। वो बाज क्लेफ में इंडिकेट किया जाता है। उसके बाद मिडिल ऑक्टेव में, इसको मिडिल सी भी बोलते हैं, मिडिल सी में जो नोट्स आते हैं वो ट्रेबल क्लेफ की तरफ जाते हैं, यानी सी से हाई नोट की तरफ जाएगा। 3rd स्ट्रिंग, 2nd स्ट्रिंग और 1st स्ट्रिंग में बजने वाले नोट्स ट्रेबल क्लेफ होते हैं। ट्रेबल क्लेफ को हमेशा हम लोग राइट हैंड में लिखते हैं। राइट हैंड इन इट मीन्स, यहाँ मैं लिख दूँ ये नोट, ये नोट है सी। इस नोट पर आप ये जो नोट होता है ये नोट को राइट हैंड साइड में दिखाते हैं, मिडिल सी के राइट हैंड साइड में। पियानो में ये हम लोग इंडिकेट कर पाते हैं, देख पाते हैं। गिटार में भी हम इसको निर्दिष्ट करने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। जबकि बास क्लेफ में अगर नोट को निर्दिष्ट करना है तो हम सेम नोट्स पे इसको दिखा सकते हैं, लेकिन मैं अलग से नोट ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ एक लाइन है और इसको मैंने ऐसे क्रॉस किया है। ये जो नोट है ये नोट कहलाता है ए। 1st स्ट्रिंग में ये ए होता है, लेकिन ये बास क्लेफ का नोट है और बास क्लेफ का नोट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। मैं आपको इसका पूरा बोर्ड चार्ट प्लेस कर देता हूँ। आप उनको नोट डाउन करके अपने साथ गिटार में प्रैक्टिस कीजिए। और कहीं किसी तरह की कोई जानकारी की आवश्यकता हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगा। आप हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहें, सीखते रहें और साथ में अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताएं ताकि वो भी इस तरह के वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं इन नोट्स को अगले वीडियो में कैसे बजाते हैं, इनका पोजीशन क्या होता है, ये मैं दिखाऊंगा। इसके बाद के लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि रेस्ट कहाँ लिया जाता है और कितने तरह के रेस्ट होते हैं। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे वीडियो के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाने ना भूलें ताकि नए लेसन्स के अपडेट्स आपको मिलते रहें।